अभी नहीं हुआ है। रेडी रेडी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, आदर, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर.जे. ठाकुर स्पोकन क्लासेस एंड माय लाइव क्लासेस ऑल्सो। तो आखिर कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए मुझे भी लाइव आना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से बच्चे का रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर लाइव आइए ही, हम लोगों का सिलेबस बहुत पीछे जा रहा है। तो वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ग्रीवांसेज है कि सर आर्ट्स क्लासेस का, कॉमर्स क्लासेस का, कम्पिटिटिव लेवल्स का, सारे बैचेस का। तो इस टाइम इट इज हाई टाइम टू टेक डिसीजन दैट इफ वी वर्क हार्ड देन वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट। तो अगर बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो मुझे पहले मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चे तो इस वीडियो को देखेंगे ही, देखें, उसके बाद समझें और रफ टाइम में उसको नोट करने का प्रयास करें। वैसे जितनी भी चीज़ें इस बोर्ड पे लिखी गई हैं, आप ये नहीं सोचें कि अब मैं कैसे लिखूंगा। डोंट वरी, मेरा पेज है आर.जे. ठाकुर मोटिवेशन क्लास, उस वीडियो पे तो ये दिखेगा ही, उसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज पे ही इसका फोटो मैं डाल दूँगा। और मेरा नंबर है 9110972617। उस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी सारे PDF वगैरह डाले जाएंगे। तो डोंट वरी, चिंता मत करें कि ये कैसे होगा। और आज से हम सभी टीचर्स, मेरे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे दोस्त सहपाठी कलीग हैं, HP कुशवाहा जो आपको मैथ और रीजनिंग ट्रीट करेंगे कम्पिटिटिव लेवल का, और फिर रोशन सर भी मैथ ही पढ़ाएंगे, और मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लूँगा जो भी मुझे अच्छा लगे। जैसे अभी मैं हिस्ट्री लेकर आया हूँ, बहुत सारे बच्चों का तो डिमांड है कि सर साइंस लेकर आइए, मैथ लेकर आइए, इंग्लिश लेकर आइए, लेकिन मैं सबसे अलग एक टॉपिक लेकर आया हूँ, हिस्ट्री। मैं जानता हूँ कि इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, हिस्ट्री जब बोरिंग सब्जेक्ट है तो आप लोग ऐसा समझते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को आप लोग हिस्ट्री की तरफ पढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो हिस्ट्री की क्लासेस हैं मैं आप लोगों को बोर ना हो, और इसको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको इंटरेस्ट भी लगे, मज़ा भी आए, और आप लोग शेयर भी करो। शेयर करने का मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मेरा फ़ायदा होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और आज के इस वीडियो को मैं लाइव ला रहा हूँ, इसके बाद मैं किसी वीडियो को लाइव नहीं लाऊंगा। ये सब यूट्यूब पे अपलोड होगी। मेरा यूट्यूब चैनल है आर.जे. ठाकुर स्पोकन क्लासेस, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली सुबह और शाम को आपको सारे वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड होंगे, 10th क्लास का हो, इंटरमीडिएट हो, सारे क्लासेस का हो। तो मैं आज हिस्ट्री को लेकर के आया हूँ ताकि आप सभी जानें कि हिस्ट्री क्या है। मेरे बहुत सारे आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आर्ट्स में हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होता है। और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं सारे बच्चों को मैट्रिक के बाद तो आर्ट्स लिवा दिए हैं, और हिस्ट्री वो तो ली हुई है, जितने भी बच्चे या बच्चे हैं हिस्ट्री वो सब ली ही रखी है। उसके बाद उसका जैसे साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वगैरह वगैरह सारे सब्जेक्ट, लेकिन हिस्ट्री सबका है। तो मैं सोचा कि ये क्लासेस जो हैं इसमें आपके आर्ट्स के जितने स्टूडेंट हैं सारे के लिए हेल्पफुल, और इससे सीरियल बैंकिंग वालों के लिए, क्योंकि ये जितने भी कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा इससे आगे कोई क्वेश्चन किसी कंपटीशन में नहीं आएगा, क्योंकि मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ एक हिस्ट्री के कैसे पार्ट्स से, जिसके डेली बाई डेली आपको वीडियोस मिलेंगे, और एक पार्ट बाई पार्ट खत्म होता जाएगा। आप लोग को ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा कंटेंट खत्म हुआ, अच्छे से खत्म हुआ। और ख़त्म कीजिए, घर पे बैठिए, इंटरनेट का फ़ायदा उठाइए, लाइकी, टिकटॉक वगैरह पे मत जाइए, बस मेरा चैनल खोलिए, उस पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे। हिस्ट्री को कुछ सी भी सब्जेक्ट को धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट दें, जिसमें मेरे सारे टीम यहाँ पे जितने मेरे टेक्निकल टीम्स हैं, और मेरे कैमरामैन हैं, और यहाँ पे जितने भी स्टूडियो में जितने भी वर्कर्स लगे हुए हैं, सभी आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग का बस एक ही जिम्मेदारी बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि वो घर बैठे बैठे इस लॉकडाउन में पढ़े। हाँ जी हाँ, लॉकडाउन में पढ़े घर बैठे बैठे टीचरों से। इसलिए मैंने सोचा है कि घर में रहे आप, स्टे होम स्टे से, घर में रहे आप, घर में रह के ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जीती है जंग हिंदुस्तान ने, इस कोरोना से भी जीतेंगे। डोंट वरी टू से दैट कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस समय में मुझे एक चीज याद आ रही है, एक शायरी याद आ रही है कि मिलती नहीं मंजिल को, मिलती नहीं राही को यूं हुई मंजिल, मिलती नहीं राही को यूं हुई मंजिल, इसके लिए कुछ जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाए घोंसला,
तो बताया चिड़िया ने भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप सभी मेहनत कीजिए, विदाउट मेहनत, विदाउट हार्ड वर्क, मतलब आप सक्सेस इसलिए भी नहीं कर सकते, यू कांट अचीव सक्सेस। कहा भी क्या है, हार्ड वर्क बेस्ट टैलेंट में, द टैलेंट डजंट बीट द हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करते हैं तभी आप सक्सेस होते हैं। घर पे कीजिए, इस लॉकडाउन की स्थिति में खुद से पढ़िए, खुद से तो पढ़ नहीं रहे। बहुत सारे बच्चे को मैंने बोला कि खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी इज बेटर। तो बहुत सारे बच्चे बोले नहीं सर कुछ तो आप दीजिए, कुछ तो पढ़ाइए। तो मैं सोचा कि नहीं अब करना ही चाहिए, क्योंकि अभी से 15-16 दिन बच्चे हुए हैं, शायद आज क्या तारीख पड़ा है, 13 अप्रैल है आज। तो आज से भी बहुत सारे दिन बचे हुए हैं और सारे पता नहीं क्या डेट बढ़ाएगा अभी। तो चलिए अब मैं आता हूँ मुद्दे पे, पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में मैं पढ़ाई को आगे लेकर चलता हूँ। और ये हिस्ट्री नाम का एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे कुछ रहस्यों का पर्दाफाश और यूं कहे तो उसका पोस्टमार्टम करेंगे आज। तो वंस अगेन आई वांट टू से यू, मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू आर फेल इन सेकेंड देन मोर लिप्स say that your first victory was the luck. Have you understood? It means that अगर आपकी पहली विक्ट्री होती है तो आप रेस्ट मत कीजिए, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज व्हेन यू फेल इन सेकंड, अगर आप सेकंड में फेल करते हो तो मोर लिप्स, होठ हो जाए, बहुत सारे होठ ये कहने के लिए रेडी रहेगी कि आपकी जो पहली विक्ट्री थी, पहली जीत थी, वो एक लक था, वो आपकी मेहनत नहीं थी। इस कहने का मतलब यही है कि आजकल बहुत सारे बच्चे टॉपर्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो आफ्टर ऑल बहुत समय बाद बहुत सारे पेरेंट्स से, बहुत सारे गाँव समाज को बोलते हैं। तो इट मीन्स कि आप मेहनत करते रहिए और अपने ही एम में आगे बढ़ते रहिए, अपना जो ख्वाब है उसे देखिए और पढ़िए। तो पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में मैं आगे चलता हूँ और आज मेरा सबसे बढ़िया कंटेंट हिस्ट्री का लेकर आया हूँ। आज तो मैं आप लोग को वाकिफ भी कराया अपने यूट्यूब चैनल से, और आप लोग आइए यूट्यूब चैनल पे, डेली आपको कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मैथ का टीचर, साइंस का टीचर हूँ, इंग्लिश का टीचर, हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो डोंट वरी, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, आप लोग बस पढ़िए। मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री का क्लास सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि आज मैं हिस्ट्री को उस लेवल से शुरू करूंगा कि घर में जो बूढ़े बैठे हुए ना, जो बूढ़े बुजुर्ग बड़े जितने भी बड़े लोग हैं, उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको भी मन लगेगा। बस लाइव क्लास को छोड़ के मत जाइए, यूं ही मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, आप उस क्लास को कीजिए, देखिए कितना मजा आता है। ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये बहुत सारे आर्ट्स स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि आर्ट्स के सारे स्टूडेंट जो जहां भी पढ़ रहे हैं, मुझे तो ये सोच के बहुत शर्मिंदगी फील होती है कि यहाँ के जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट वो गेस पढ़ते हैं। भाई आप 1 साल 2 साल उस टीचर के पास पढ़ते हो, ढोंगे जाने के लिए पढ़ते हो क्या? आप 2 साल गेस पढ़ने के लिए पढ़ते हो? गेस का मतलब क्या होता है? गेस कोई एग्जाम के समय पढ़ो ना भाई कि हाँ ये गेस आ रहा है, सारे टीचर गेस ले रखे हैं, बच्चों को गेस रटा रहा है कि ये कुछ याद करो, ये कुछ याद करो, ये क्या नौटंकी हो रहा है। आप बच्चों को नॉलेज दो, बुक से पढ़ाओ। बच्चा आपके पास 1 साल के लिए गया है तो बुक पढ़ने के लिए गया है, तो इसलिए मैं गेस से तो कभी पढ़ाता ही नहीं। अपने कोचिंग में आर्ट्स के हो चाहे जितने भी हो, मैं कंटेंट पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे ये कहने का मेरा मतलब है कि आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट है गेस पे फोकस ना करें, मेरे कोचिंग में आइए, यहाँ पे आपको कंटेंट वाइज पढ़ाई होगी। उसके बाद गेस भाई अंत में है। अब गेस किसको जरूरत होती है? जो नहीं पढ़ता है। आप लोग पढ़ रहे हो, क्यों गेस की जरूरत है? चलो पढ़ते हैं, अब मन लगा के पढ़ेंगे, मजा आएगा सर। एग्जामिनेशन हॉल में आप वही लिखते हैं जो आप रटे नहीं होते हैं, बल्कि वो लिखते हैं जो आप समझे होते हैं। तो जो आपके माइंड में ये आ गया ना कि हाँ ये मैं समझ चुका हूँ, दिस इज हेल्पफुल फॉर यू एंड दिस हेल्प यू अलॉट। तो चलते हैं, कम टू द पॉइंट। अरेंज करने में काफ़ी परेशानी हुई है, चलो चलते हैं। हिस्ट्री की क्लास, द फर्स्ट क्लास ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतनी सारी मतलब रिक्वेस्ट की ताकि मुझे ये प्रोत्साहन मिला। तो आप लोग बस इस क्लास को कीजिए और करते रहिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, ठीक है। तो आज मैं हिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। तो हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जवाब आता है सर बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। इति मतलब बीतिहास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी इतिहास। ये सच है भाई। अगर बीती हुई सारी कहानी इतिहास हो जाए तब तो हमको लगता है साइक्लोन आ जाएगा, चक्रवात बाउंडर आ जाएगा। बीती हुई सारी कहानी इतिहास हो जाए तो इतिहास की बुक कितनी मोटी होगी? इतनी ऐसे बुक लेके जाना पड़ेगा, ऐसे बोरा लेके जाना पड़ेगा। इट्स पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। नहीं, बीती तो बहुत कहानी है, सब इतिहास हो जाएगी क्या? आज मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिख चुका है यहाँ पे
कि बीती हुई वैसी कहानी हिस्ट्री किसे कहते हैं, पास्ट से रिलेटेड है, अतीत से रिलेटेड है, इट्स ओके, बट जिसका प्रमाण हो, जिसका प्रमाण, जिसका साक्ष्य उपलब्ध हो, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, वो इतिहास कहलाता है। यानी इतिहास में बीती हुई वैसी कहानी जिसका प्रमाण हो, जिसका साक्ष्य, इतिहास कहलाता है। बीती हुई सारी कहानी इतिहास नहीं होती, ठीक है। तो अब चलते हैं कि हिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, वही द फादर ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री शब्द आया कहां से, तो सर ग्रीक वर्ड है, ग्रीक को हिंदी में यूनानी शब्द बोलते हैं, तो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिका, तो इसी हिस्टोरिका शब्द से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और यूनान के रहने वाले थे एक प्रसिद्ध इतिहास के जनक हेरोडोटस, जो इतिहास के जनक कहलाते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा, इस बुक का नाम था हिस्टोरिका, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, यह इतिहास के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। तो अब आप लोग इतिहास से बोरिंग क्यों होते हैं, मैं इस बात का पर्दाफाश करता हूं कि इतिहास टू नो हिस्ट्री, इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। द फर्स्ट सोर्सेज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मतलब पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक यानी जब आप लोग पढ़ते हैं अवशेष, अभिलेख वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, स्मारक, मूर्ति, स्टैच्यू के बारे में। दूसरा स्रोत आपका आता है लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत, जिसमें आपका रिलीजियस यानी सभी वेद के संदर्भ में ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, पता नहीं कौन कौन वेद, सब वेद के बारे में पढ़ने होते हैं आप लोग को। उसके बाद नॉन रिलीजियस यानी जो जितने भी सारे बुक्स है जो रिटेन है, जैसे विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, सब कालिदास का लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नॉन रिलीजियस बुक्स। उसके बाद थर्ड आपका आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि जितने भी फॉरेनर हैं, जो भी विदेशी लोग मेरे यहाँ आए हैं, वेनसांग, मेगास्थनीज, इस सब के बारे में पढ़ना। तो इतिहास में मैं यही सब पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद इतिहास में मुझे ये सब तो पढ़ना ही होता है, आगे तक जितना भी आगे तक जाएंगे, 11th 12th ऑनर्स करें, ग्रेजुएशन करें, पीएचडी करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, सब में हमको इसी सब के बारे में डिस्क्राइब नहीं सकते। तो अब आप लोग इस चीज को जान गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि समझ भी गए होंगे। इस सब की चर्चा इतिहास में होती है। तो इतिहास के जनक हो गए हेरोडोटस, जो यूनानी रहने वाले हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखा। चलिए इतनी बात मैं जान गया। और इतिहास किसे कहते हैं सर, आप लोग ये भी जान गए। अब मैं आपको मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ, इंडियन हिस्ट्री। अब भाई हम लोग इंडिया के हैं, तो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में चर्चा होती है। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। इतिहास को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3। द फर्स्ट पार्ट एंशिएंट, सेकंड मेडिवल एंड थर्ड मॉडर्न। इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक वर्तमान, आधुनिक जो चल रहा है, इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इतिहास को उसके समय को देखते हुए 3 पार्ट में बांटा गया, क्योंकि इतिहास में तो बहुत सारे समय आ रही है। एक ईसा के पूर्व की समय है, और एक ईसा की बाद की समय है, और एक अभी की समय है। तो ईसा पूर्व की समय को अधिकांश एंशिएंट में रखा जाता है। मेडिवल यानी मध्यकालीन, जब भारत में अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, तो 712 से 1707 तक की जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी को मध्यकालीन इतिहास में रखा जाता है। और मॉडर्न वही 1707 से 1947 तक की जितनी भी पीरियड है, उस पीरियड को हम रखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। अब मेरे सामने बात आती है कि हम कहाँ से पढ़ें। तो आप लोग को मैं बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत पुरानी है और इसका एग्जाम से उतना संबंध नहीं है। इसमें महाभारत, कुरान, कुरान नहीं, कुरान तो ये 540 से ही आया था, जब इनका जन्म हुआ था मोहम्मद हजरत साहब। तो एंशिएंट में बहुत पुरानी चीजें पढ़नी है। तो जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य युग, पाषाण काल, तो वो ज्यादा एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में ज्यादा आता है मेडिवल। तो मैं ये पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेडिवल को अगर मैं क्लियर करा देता हूँ तो आप लोग को पॉलिटी ज्यादा समझ में आएगी। तो मेडिवल को मैं स्टार्ट किया हूँ और मध्यकालीन इतिहास को मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। मॉडर्न उसके बाद है, मेडिवल खत्म तो मॉडर्न भी हो जाएगा। तो मेडिवल यानी मध्यकालीन इतिहास को मैं खत्म करने जा रहा हूँ और आप लोग बहुत ही बारीकी से सुने। अब मध्यकालीन इतिहास कहाँ से शुरू होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए मैंने बोला कि आप सभी को बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आज की क्लास में। जितने भी घर में लोग होंगे ना, सब धैर्य से सुनिए इस बात, क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा बातें नहीं पता होती है अपने देश के बारे में या अपने देश के रिलीजियस के बारे में कि कहाँ से क्या हो जाता है। इसलिए आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से सुने। मेडिवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत। इस टाइम में इंडिया के साथ क्या क्या हुआ सर? तो इस टाइम में इंडिया के साथ बहुत ही बुरा हुआ, जो नहीं होना चाहिए। इस टाइम में इंडिया के साथ बहुत ही बुरा हुआ, जो होना नहीं चाहिए था। मध्यकालीन भारत 712 से 1707 की पीरियड को कहा जाता है। तब 712 से क्यों कहा गया और 1707 तक ही क्यों रहा सर? तो 712 कहने का मतलब है
कि 712 में ही भारत पे अटैक हुआ, और वो अटैक अरब के ही मोहम्मद बिन कासिम जो मुसलमान थे उन्होंने अटैक किया था। तो वो अटैक करने की बातें मैं बाद में करूंगा, उससे पहले आप ये जान लें कि मुसलमान आए कहाँ से, मुसलमान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और इनके मतलब फाउंडर कौन है, और कौन इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार करते हैं। तो जी हाँ, आप सभी ध्यान से सुने, इधर उधर नॉट स्टॉप रैम्बलिंग, कम ऑन द पॉइंट, गॉसिप बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस्लाम शब्द की चर्चा करता हूँ, क्योंकि मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम भारत पर मुसलमान का ही आक्रमण होता है, और उस आक्रमण टाइम में भारत, वही से भारत की रूपरेखा तैयार हो जाती है भाई, मतलब डिक्लाइन होने की। इंडिया को आप लोग सुनिएगा कि इसको गोल्डन स्पैरो कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो सोने की चिड़िया के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो सोने की चिड़िया की जगह भी कुछ भी नहीं, अब विकासशील देशों में आ रहा है। तो भाई भारत को ना बहुत लोगों ने लूटा। अब मैं मोहम्मद बिन कासिम की बात करूंगा, उसके बाद मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी, जो गजनी वंश का महान शासक, अल्पतगिन का ही गुलाम हुआ करता था, सुबुक्तगिन का ही बेटा था मोहम्मद गजनबी, आप लोगों को पता होगा, जो भारत पर 17 बार अटैक किया था। तो उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी वंश, इस्लाम वंश, मुगल वंश, पता नहीं कौन कौन से वंश आए, भारत को लूटे खुसरे बहुत। उसके बाद ही मन नहीं भारत, अंग्रेज आए, डचेस आए, डेरिस लोग आए, फ्रांसीसी आए, बहुत सारे आए। तो मैं शुरुआत ही करता हूँ जब भारत विघटन के रास्ते पर गया, भारत का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो उस समय को मैं शुरुआत करता हूँ, मध्यकालीन भारत। आगे क्या हुआ ऐसा, तो कहानी है 712 ईस्वी, जब भारत पर अटैक होता है मोहम्मद बिन कासिम का। और आप कहोगे सर मोहम्मद बिन कासिम तो एक मुसलमान है, उसके पहले मैं आपको मुसलमान के कुछ रहस्यों से पर्दाफाश करता हूँ कि आखिर कोई कैसे मुसलमान बन गया, आखिर मुसलमान बनाया कौन, मुसलमान शब्द आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो बात उस टाइम की है जब इस्लाम के धर्म के पैगंबर कहे जाने वाले, उनके खुदा अल्लाह कहे जाने वाले मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद हजरत साहब को ही फाउंडर बोला जाता है इस्लाम धर्म का। उनका जन्म 570 में हुआ था, मक्का में हुआ था। 570 एडी, मक्का एडी का मतलब होता है एडो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। और 610 ईस्वी में ही इनलाइटमेंट इन हीरा गुफा, कहने का मतलब है कि वो मोहम्मद हजरत साहब को 610 ईस्वी में महाज्ञान की प्राप्ति हुई, और 7th सेंचुरी में उन्होंने धर्म की स्थापना की, इस्लाम धर्म की स्थापना की 7th सेंचुरी में। जी हाँ, ध्यान सुनिए, ये मुसलमान का जो इस्लाम धर्म है, इसकी स्थापना ही हो रही है 7th सेंचुरी में, यानी 7वीं शताब्दी में। और उस टाइम ही मोहम्मद हजरत साहब मक्का से मदीना चले गए, और यही मोहम्मद हजरत साहब को इस्लाम धर्म के पैगंबर कहे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस बात से वाकिफ करा दूं कि इस्लाम शब्द को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है। इस्लाम शब्द को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है, और इसी को फारसी पारसियन शब्दों में खुदा कहा जाता है। जी हाँ, इस्लाम शब्द को ही अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है, और पारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि लोग मुसलमान कैसे बनते हैं। तो मुसलमान बनने के लिए सर 5 पिलर्स है, और वो 5 पिलर्स क्या है, तो 5 पिलर्स के बारे में मैं आज चर्चा करता हूँ। 5 पिलर्स ऑफ मुसलमान, यानी कि 5 स्तंभ जो आदमी को मुसलमान बनाता है। तो एक मुस्लिम जो होता है वो कलमा पढ़ता है। एक नंबर में क्या है, कलमा। क्या है, कलमा। कलमा का मतलब होता है अल इल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। क्या सुना आपने, अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जी हाँ, यानी मेरा खुदा एक है, मेरा अल्लाह एक है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। यानी कलमा पर एतवार करने वाला एक सच्चा मुसलमान होता है। और जो कलमा पर एतवार नहीं करता, एतवार मतलब मोहब्बत, उससे मानना, और जो कलमा को नहीं मानता है उसको गैर मुसलमान बोलते हैं। और गैर मुसलमान जो होते हैं, गैर मुसलमान काफिर जो कलमा पर विश्वास नहीं करता है, जो कलमा पर विश्वास नहीं करता है। अब आपको इसके बारे में बताते हैं कि काफिर जो होते हैं, जो कलमा पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको नाश करने वाला ही गाजी कहलाता है। क्या कहलाता है, गाजी। यानी जो कलमा पर विश्वास नहीं करते हैं, वही लोग जो मुसलमान धर्म के कलमा पर विश्वास नहीं करते, मुसलमान नहीं होते, गैर मुसलमान होते हैं, और उसके नाश करने वालों को ही गाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाजी बोलते हैं। तो मुसलमान अगर बनना है तो आपको 5 पिलर्स को मानना पड़ेगा। फर्स्ट कलमा, और सेकेंड मुसलमान लोग 5 टाइम्स नमाज पढ़ते हैं। 5 टाइम्स नमाज 5 पहर में जो पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह, जिसको अजान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजान। इसी को लेकर के
कुतुबुद्दीन ऐबक ने शायद 73 मीटर ऊंची कुतुब मीनार की निर्माण करवाई थी दिल्ली में। जो कुतुब मीनार उनके गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी खिलजी के नाम पर स्थापित, हाँ, उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार की निर्माण हुई थी। और उसका निर्माण क्यों हुआ था? क्योंकि उसके सबसे ऊपरी मंजिल पे बहुत बड़ा बड़ा हॉर्न लगा होता था और उससे अजान पढ़ा जाता था कि पूरे दिल्ली में इसका घोषणा हो, अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो एक मुसलमान ये दो काम करते हैं, एक तो कलमा पर विश्वास करते हैं, सेकंड वो 5 टाइम्स नमाज पढ़ते हैं, थर्ड है रमजान। एक मुसलमान रमजान करते हैं, इसको रोजा बोलते हैं, जो आप जानते हैं कि साल में एक बार 30 दिनों का होता है। उसका हज होता है, हज यात्रा जिसे कहते हैं, यानी कि मक्का और मदीना की यात्रा। एक सच्चा मुसलमान वो होता है जो अपने पूरी जिंदगी में एक बार हज यात्रा करे, जिसको मक्का और मदीना जाता है, जो सऊदी अरब में। 5वां होता है ज़कात, यानी एक सच्चा मुसलमान उसे कहते हैं जो अपने जिंदगी के कमाई का 1/40 भाग दान देता है, 1/40 भाग दान देता है। जी हाँ, तो एक मुसलमान बनने के लिए इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं। तो अब मैं आपको ये सारी चीज बता दिया मुसलमान के बारे में, एक मुसलमान कैसे बनता है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आपको मैं मेडिवल इंडिया में लेकर जाता हूँ। तो हैव आई रब मैं मिटा सकता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। ओके, तो शायद मुझे लगता है किसी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए मुसलमान के बारे में। तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। तो चलिए, इस्लाम धर्म से पूरे देश में मुसलमानों की प्रचार हुई और सभी जगह लोग मुसलमान बने भाई, तो प्रेशराइज करके ही जहाँ तक संभव हुआ वो बने। उसके बाद बात है 712। आपको मैंने बोला कि 712 से 1707 के पीरियड को क्या बोलते हैं मध्यकालीन भारत बोलते हैं, मेडिवल इंडिया। तो इस टाइम में क्या हुआ कि आपको मैं एक चित्र बनाता हूँ। लगभग ये इंडिया है, आपका यहाँ पे नेपाल हो गया। कहानी उस टाइम की है जब भारत में दाहिर नाम का राजा, यहाँ पे दाहिर यहाँ का राजा था इंडिया में। 712 की कहानी में सुना था। आखिर भारत के बारे में कैसे लोग जाने? आपको पता है कि भारत की खोज कब हुई थी? 1498 में से भारत की खोज नहीं हुई थी। भारत तो ऑलरेडी पहले से है। भारत में पहुंचे कैसे? चारों तरफ समुद्र है। तो ये समुद्री मार्ग का खोज किया था। किसे खोज हुई थी? समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, जो आपको पता है कि वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की 1498 में। वैसे आपको ये भी पता होगा कि भारत की खोज कोई और करने निकला हुआ था, क्रिस्टोफर कोलंबस। लेकिन खोज किसने किया? ये क्या कहते हैं, वास्को डी गामा ने। क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस किया क्या था कि वो पूरब की तरफ सोचा निकलने का, लेकिन उसकी नाव पश्चिम की तरफ निकल गई और पश्चिम में जाकर के वेस्ट की तरफ उधर अमेरिका की खोज। और अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों की खोज की है क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो चलिए, यहाँ पे दाहिर का नाम मैंने क्यों लिया? तो यहाँ पे ना एक देवल नाम का बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। और यहाँ पे वही सिंध नदी बहती है, आपको पता है। कौन सी नदी बहती है? सिंध नदी बहती है। तो ये सिंध नदी, यहाँ पे बंदरगाह, आपको पता है कि बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पे जहाज आते हैं, रुकते हैं, जाते हैं, जहाँ से व्यापार होता है। तो एक बार की बात है कि अपने इंडिया में यहीं से होकर के अरब में वहाँ के एक राजा थे अल-हज्जाज। ये अरब का राजा था अल-हज्जाज। तो इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन
इसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। तो अरब का ही सेनापति था, जो अल हज्जाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो ये मोहम्मद बिन कासिम भाई क्यों भारत पे अटैक किया? इसका इरादा भारत पे अटैक करने का नहीं था। बात उस टाइम की है जब ये मोहम्मद बिन कासिम अपने देश का सामान इस बंदरगाह से लेकर के जा रहा था। इस देश का सामान अपने बंदरगाह से लेकर जा रहा था। आपको मैं बता दूं कि इस भारत पे कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, क्योंकि आप खुद इस बात को जानते हैं कि जिसका खुद गॉड रक्षा करे, यानी भारत का जो आकार है ना बहुत ही बेहतरीन है। इधर से देख लो आप, इधर हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आपका अरब सागर है ना। इधर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिजर्ट्स है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? डिजर्ट्स मतलब मरुस्थल। और यहां से लेकर के यहां तक ये आपका हिमालय पर्वत है। यानी भारत की रक्षा खुद भगवान कर रहे हैं। यानी देख लीजिए, भारत में कोई चोर आ सकता है क्या? अगर आपके घर के चारों तरफ हिंद महासागर हिमालय पहाड़ खड़ा हो जाए, कभी कोई चोर अटैक कर सकता है क्या? कभी। देखिए भारत जो है उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो खैर हिमालय पहरेदारी कर रहा है। आप लोगों ने एक कविता भी सुना होगा, पर्वत है जिसके ऊंचे वो पांचवा हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। तो जी हाँ, ये हिंदुस्तान रियलिटी में सारे जैसे अच्छा है। यहाँ पे कोई अटैक नहीं कर सकता है। किसी दुश्मन की इतनी मजाल ही नहीं है जो भारत में अटैक कर सकता था। कहीं से भी किसी को पता नहीं है। भारत आने का मात्र एक यही रास्ता था, सिर्फ ये, जहां से अस्तर लगता था। इधर तो पूरा मरुस्थल है, पूरा मरुस्थल, इधर पहाड़ है, इधर नदी समुद्र है। सोचो किसी को चोरी करना होगा तो समुद्र लांग के चोरी करेगा, किसी को चोरी करना होगा तो हिमालय पहाड़ को लांग करके चोरी करने जाएगा, उसी को लांगने पूरी जिंदगी बीत जाएगी उसकी। किसी को चोरी करना होगा, क्या वो पूरे मरुस्थल में दौड़ते हुए जाएगा? मर जाएगा बेचारा उसी में। हो तो फिर कहने का मतलब है कि आखिर आएगा कहां से? तो भारत आने का मात्र यही एक रास्ता था। यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब यहीं पे है। जितने भी युद्ध हुए होंगे इतिहास आप लोगों ने सुना होगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, क्या कहते हैं उसको, तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय, तराइन का प्रथम युद्ध है। फिर जितने भी लड़ाइयाँ हुई है वो सब तो यहीं पे तो हुआ है सर, क्योंकि सब आए यहीं से लड़ाई करके यहीं से जाते थे। यहाँ पर अपना बिहार पड़ता है। तो एक बार की बात है कि यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम अपना जहाज लेकर गुजर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम अपना जहाज लेकर गुजर रहा था, तो ये दाहिर उस पर अटैक किया और अटैक करके सारा सामान वापस ले लिया। सारा सामान वापस उससे लूट लिया। एक कहावत आप लोग जानते हैं कि घर का भेदी लंका है, या इसको यूं कह सकते हैं, घर फूटे गंवार लूटे। यानी अगर आपके घर में एक फूट हो तब तो दूसरा लूटेगा भाई। अब इसको कमी क्या थी इसको जो ये लूटने गया, ये इंडिया में इसको मतलब नहीं मिल रहा था, ये जाकर के लूटता है यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम को। और मोहम्मद बिन कासिम भागा भागा जाता है किसके पास? वही खलीफा, अरब के खलीफा से अल हज्जाज के पास, और बोलते हैं हुजूर ऐसे 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 देवल बंदरगाह पे दाहिर ने मेरी लूट कर ली है। तो यहाँ से अल हज्जाज इस दाहिर को सूचना भिजवाते हैं कि तुम जितना भी सारा सामान लूटा है वो मुझे वापस करो। अगर तुम मुझे वापस नहीं करेगा, अगर तुम मुझे वापस नहीं करेगा तो मैं पूरे भारत को निस्तनाबूद कर दूंगा, मैं पूरे भारत को निस्तनाबूद कर दूंगा। दाहिर क्या बोलता है? ठीक है कर लो, ठीक है कर लो, मैं नहीं कुछ करने जा रहा, मतलब मैं आपका सामान नहीं लौटाऊंगा। ये दाहिर था ब्राह्मण। क्या था? फॉर काइंडर इंफॉर्मेशन, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये क्या था? एक ब्राह्मण। इसकी दो बेटी थी, एक का नाम था निर्मला, दूसरे का नाम था सूर्य देवी। तो ये जो दाहिर था, ये दाहिर की कितनी बेटी थी? निर्मला और सूर्य देवी, दो बेटी थी। तो ये इसका लूट लिया। उधर मोहम्मद बिन कासिम, अभी इसको तो मना कर दिया कि मैं तुम्हारा सामान नहीं लौटाऊंगा, तो मोहम्मद बिन कासिम को ही सेनापति बनाकर अरब के शासक अल हज्जाज ने भारत पे आक्रमण करने को बोला। यानी अब 712 में मोहम्मद बिन कासिम चला अपना सेना लेकर इंडिया में और इंडिया पे अटैक करता है सर। जी हाँ, तो आपसे पूछने पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया? भारत में सबसे प्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? तो जी हाँ, इसका जवाब है मोहम्मद बिन कासिम।
कहाँ का है? तो सर अरब का है। तो भारत में अरबों का आक्रमण मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब इसके बाद ही पढ़ाऊंगा कैसे होता है। तो 712 में ये मोहम्मद बिन कासिम भारत पे अटैक करता है, और अटैक करने के बाद दाहिर की हत्या करके सारा सामान तो ले ही लेता है, और भारत पे क्या करना शुरू कर देता है? राज करना शुरू कर देता है। आपके नॉलेज के लिए मैं ये भी बता दूं कि 712 से पहले भारत में कोई मुसलमान नहीं, ये हिंदूशाही राजा थे, और भारत में हिंदुओं का ही बोलबाला था। और ये भारत आता है तो इसकी हत्या कर देता है, और राजा विहीन देश की क्या स्थिति हो सकती है? क्या स्थिति हो सकती है? तो आप लोग जानते होंगे, ये राजा बन गया और सब पे शासन करने लगा। बोला कि जितने भी भारतवासी हैं सब के सब मुसलमान बन जाओ। अगर मुसलमान बन जाओगे तो ठीक है, अगर मुसलमान नहीं बनोगे तो आप सभी को कर देना पड़ेगा, यानी आपके अपने ही कमाई का 2/3 भाग कर के रूप में जकात भरना पड़ेगा सर, जिसको बोलते थे जजिया कर। तो आपके इतिहास में भी क्वेश्चन पूछता है कि वो द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु अप्लाइड द जजिया, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने जजिया कर लगाया, जिन्होंने जजिया कर लगाया भारतीयों पे। आज आप लोग समझ गए जजिया कर क्या मतलब होता है? जजिया कर क्या मतलब ये। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में रूल करना स्टार्ट कर दिया, और आपको मैं यही बता दूं कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए, जिस सिक्के को हम दिरहम कॉइंस के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में वो घोड़ा लाया, वो घोड़ा तिर 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 करता है, जो झांसी रानी लक्ष्मीबाई वगैरह इस पर कूदती थी, बैठती थी, तो घोड़ा लाने वाला यही है मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब से लेकर आया था भारत में। और उसके बाद भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने ही एटलस मानचित्र के बारे में बताया, और मॉनसून वर्ड यही लेकर आया सर। भारत में जो मॉनसून शब्द है मोहम्मद बिन कासिम नहीं लेकर आया। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम समय तक यही शासन किया, पता है? ये भारत में आया 712 में और 714 में चला गया, इसके कारण मैं आपको अब बताता हूँ। ये जब भारत में आया मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर की हत्या कर दी, उसके बाद आपको पहले से ही पता है कि दाहिर की 2 खूबसूरत बेटियां हुआ करती थी, निर्मला और सूर्य देवी। और आपको ये पता है कि जब पहले राजाओं में युद्ध होता था और जब एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था, तो उस टाइम उसकी सारी रानियों को अपने ही वश में कर लिया जाता था, यानी अपने हरम में ले जाया जाता था। हरम मतलब वो स्थान जहाँ पे रानियों को रखा जाता था। तो ये दाहिर की दोनों बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम भारत से उठा करके अल हज्जाज के 2 बेटों को सौंप दिया। अल हज्जाज का भी 2 बेटा था। अल हज्जाज को पता है, रूलर ऑफ अरब, अरब के खलीफा, राजा को ही खलीफा बोलते हैं मुस्लिम शब्दों में। तो इसी का 2 बेटा था, जिसके हवाले दोनों बेटे को कर दिया मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत की दोनों बेटी चली गई, और ये दोनों बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसको यहाँ पे होर के रूप में भेजा गया। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होर? होर मीन्स होता है तवायफ, होर मीन्स होता है तवायफ। और यहाँ पे जाकर के उसके हरम में रहने लगी ये दोनों। लेकिन कुछ ही समय बाद, ये तो भारत की बेटी थी, कुछ तो चाल चलेगी, ये वहां पे अल हज्जाज के दोनों बेटों को भड़का देती है मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ। ये वहां पे जाके बोलती है दोनों बेटों को कि आपको पता है जी, आपको ना, मेरे को ना आपके पास भेजा है, तो मोहम्मद बिन कासिम पहले ही मेरा इज्जत लूट चुका है, मैंने पहले ही मेरे साथ सारे मतलब दर्दगी करके आपके पास भेजा है। इससे होता है आग बबूला। अल हज्जाज एंड अल हज्जाज hearing this talk, Al Hajjaj called Muhammad bin Qasim and Al Hajjaj give the capital punishment. Al Hajjaj gave capital punishment. Al Hajjaj ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत से बुला लिया और मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सजा सुनाई, और उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा दे दिया। तो भारत की दोनों बेटी थी, दिमाग तो लगाई, चलिए। लेकिन जाते जाते मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में बहुत सारे चीजों की शुरुआत करके गए। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स एंड कैमल की शुरुआत की, यानी कि खजूर की खेती और ऊंट पालन भारत में सबसे पहले शुरुआत करने वाला मोहम्मद बिन कासिम है। इन सारी चीजों की पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, डरने की बात नहीं है, बस आप लोग बस कहानी सुने। तो भारत में जो 2 बुक था, एक था चरक संहिता, जिसको पता है आप लोगों ने किसने लिखा था? चरक। और एक बुक था पंचतंत्र, जिसका रचयिता था विष्णु शर्मा। इस दोनों बुक का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया ये मोहम्मद बिन कासिम। इस बात को भी जान लीजिए, क्योंकि आप जाइएगा गुजरात में कपड़ा बेचने और गुजराती भाषा नहीं बोलेगा तो कोई कपड़ा खरीदने के बारे में समझेगा। आप अदर कंट्रीज में जाइएगा, आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो कोई बात किसी का समझ पाइएगा, इसलिए तो इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज।
यानी आपको भाषा समझना पड़ेगा। भारत में भी अंग्रेज आए तो भारत के लोगों को अंग्रेज पढ़ाएं ताकि वो अंग्रेज चीज समझे। अंडरस्टूड? तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया तो उस टाइम जो भारत में जो दो बुक प्रसिद्ध बुक लिखी गई थी, चरक संहिता और पंचतंत्र, इस दोनों बुकों का अनुवाद मोहम्मद बिन कासिम ने अरबी भाषा में करवाया, जिसको कालिला वादी मना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कालिला वादी मना। जिस बुक में इन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद करवाया और उसको अंडरस्टैंड किया ताकि भारत के बारे में जान सके अच्छे से। अगर आप किसी के बारे में अच्छे से जानिएगा तभी तो उसको रूल कर पाइएगा। तो यहीं से शुरुआत होता है भारत के अंत की कहानी। क्योंकि आपको पता है कि भारत आने का रास्ता किसी को पता नहीं था। भारत आने का रास्ता किसी को पता नहीं था और भारत में अटैक करवा दिया, पता चलवा दिया जाके मोहम्मद बिन कासिम आ गया। तो यहीं से भारत का डिक्लाइन होना शुरू होता है और मोहम्मद बिन कासिम की भी मृत्यु हो जाती है। बेचारा 712 में आता है और 714 तक इंडिया में मात्र 2 साल तक रहता है और 714 में इसको फांसी की सजा हो जाती है। तो इसके बाद आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा टर्किश इन्वेंशन, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण मतलब महमूद गजनवी के बारे में, उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में, इन तमाम लुटेरों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और इतिहास के तमाम वैसे रहस्य जिससे आप अभी तक मुलाकात नहीं किए हैं, उन सभी रहस्यों का पर्दाफाश, उन सभी रहस्यों का पोस्टमार्टम होगा। तो जी हाँ, ऐसे नॉलेज के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उस पर बहुत सारे बेहतर कंटेंट मिलेंगे। इसके बाद आपको मैं सारी एक वीडियोस को यूट्यूब पे डालूंगा। बस आज ही मैं फेसबुक पे लाइव आया हूँ ताकि आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोग यूट्यूब पे आ जाइए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट आएंगे। अब आप लोग बताइए, आप लोग को मजा आया कि नहीं हिस्ट्री पढ़ने? हिस्ट्री था सर। आपको भारत के बारे में तो पता ही नहीं कि भारत क्या था, क्या से क्या हो गया। अभी तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही रोचक जानकारी अब देता हूँ। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा 10 मिनट और पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को इस रहस्य से पर्दाफाश हो जाए। जो मैंने बोला था इस्लाम धर्म मुसलमान का, इस बात को जानना है आपको। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे मोहम्मद हजरत साहब, जिसका जन्म हुआ था आपको पता है 570 AD इन मक्का में क्या जन्म होता है और उसके बाद मदीना चले जाते हैं। और ये जब मरते हैं मोहम्मद हजरत साहब ही खलीफा होते हैं और ये ही मुसलमान के असली क्या कहें पैगंबर कहे जाते हैं। तो जब मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु होती है तो आपको पता है कि कोई भी राजा होता है, तो जो भी राजाएं होते हैं उसमें राजतंत्र होता रहता है और जब वो मरते हैं उसका बेटा ही अगला उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन मोहम्मद हजरत साहब का कोई बेटा नहीं था, इसकी एक बेटी थी और इसका एक दामाद था मोहम्मद अली। इसका एक दामाद था मोहम्मद अली जो इसके गुलाम था, मोहम्मद अली। तो जब ये मोहम्मद हजरत साहब अलविदा हो गए, मर गए, डेथ कर गए, तो 632 में 632 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी और मदीना में इनका कब्र है वो। और इन्होंने बहुत सारा प्रचार किया इस्लाम धर्म का। लेकिन इसके बाद अब अगला खलीफा कौन बनेगा? अगला खलीफा कौन बनेगा मुसलमान साम्राज्य का? अगला खलीफा कौन बनेगा इस्लाम संप्रदाय का? कौन इसको आगे तक ले करके जाएगा? तो इसी का दामाद था मोहम्मद अली, जो रियल में असली हकदार था अगला उत्तराधिकारी होने का। लेकिन आपको पता है अपने समाज में बेटियों की क्या वजह होती है? इस वजह से मोहम्मद अली न बन करके ये नहीं बना अगला उत्तराधिकारी, बना अबू बकर। कौन बना? अबू बकर। क्योंकि अबू बकर के प्रशंसक 80% थे और मोहम्मद अली के प्रशंसक मात्र 20% थे। इसके प्रशंसक को शिया बोलते थे, इसके प्रशंसक को सुन्नी बोलते थे। आपको पता है कि मुसलमान संप्रदाय में दो होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी, दोनों मत के लोग होते हैं। अब तो दोनों कम्युनिस्ट होकर के सूफी मत हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम की बात बता रहा हूँ।
तो इसके प्रतिशत 20% थे, इस वजह से ये राजा नहीं बन सका, खलीफा नहीं बन सका। अबू बकर के प्रतिशत 80, जिस तरह से नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की चर्चा कर लो आप, जस्ट लाइक दैट सेम है, वही तो यहाँ पे भी है। अबू बकर के 80% फॉलोअर थे, तो ये बन गया अगला उत्तराधिकारी। इसके बाद दूसरा नंबर पे आया उमर, तीसरा नंबर पे आया उस्मान, और तब जाकर के चौथे नंबर पे एंट्री हुई मोहम्मद अली की। ये चौथे नंबर पे बने। पहला नंबर पे आप लोग अबू बकर था, कौन था? अबू बकर था। सेकंड नंबर पे उमर, उसके बाद था नंबर पे उस्मान, तब चौथे नंबर पे मोहम्मद अली बना अगला शासक मुसलमान संप्रदाय का। जब ये अगला शासक बना तो मोहम्मद अली का ही बेटा था सर, कौन था? बेटा था, इसका नाम था हुसैन। इसका नाम क्या था? हुसैन। जी हाँ, वही हुसैन। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, काफी इंटरेस्टिंग। मोहम्मद अली का एक बेटा था हुसैन। तो जब ये शासक बना, खलीफा बना, तो उस टाइम इराक में अब्बासी शासक हुआ करता था। इराक में अब्बासी शासक ही राज किया करता था। तो इराक के अब्बासी शासक ने सऊदी अरब में यहाँ पे मोहम्मद अली के जो शिया मत के लोग थे उसके पास संदेश पहुंचवाया कि तुम हुसैन को मेरे पास भेज दो, मुझे हुसैन से कुछ वार्तालाप करनी है। तो ये शिया मत के जो लोग थे हुसैन से बात करके, मोहम्मद अली से बात करके हुसैन को भेज दिए इराक में कि चलो वहां पे तो वार्तालाप ही तो करनी है, आखिर अपने धर्म का तो बढ़ावा होगा, अपना ही तो मुसलमान धर्म फैलेगा। तो इसी वजह से, यही सोच करके शिया मत के लोग मोहम्मद अली अपने बेटे को हुसैन को भेज दिया। लेकिन सर हुआ इसका जस्ट अपोजिट। हुआ क्या? सुनिए, वहां पे हुसैन की बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिए गए, बुलवाया गया वार्तालाप करने के लिए और उतरवा दिया गया मौत का घाट। वहां पे हुसैन की, ऐसे तो कुरान में ऐसा लिखा गया है कि इतनी बेदर्दी से इसकी मौत हुई है कि आपकी रूह कांप जाएगी। इसको इतना काटा गया, बेचारा ये दौड़ते भागा एक कुएं के पास और उस कुएं में छिप गया। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जिस टाइम ये कुएं पे छिपा था उस टाइम मकरा जाल भी गिरा था, और मकरा के जाल गिरने के कारण इसके जितने भी दुश्मन थे वो देख नहीं पाए कि कुएं के अंदर कौन छिपा है। लेकिन तभी एक लिजार्ड छिपकली गिर जाती है उस जाल के ऊपर और जाल टूट जाता है और हुसैन को देख लेता है सब, और हुसैन को निकाल करके मार मृत्यु के घाट उतार देता है। ये खबर जैसे मोहम्मद अली के पास आया, ये खबर जैसे आया कि हुसैन की मृत्यु हो गई, और सुन्नी जो थे, सुन्नी संप्रदाय, इसको जैसे ही पता चला कि हुसैन की मृत्यु हो गई तो शिया और सुन्नी में 36 का आंकड़ा। सुन्नी, अब मेरे कहने का मतलब आप सोच रहे होंगे कि हुसैन तो इसका बेटा है, मरा तो इसको क्या उससे मतलब। मेरे कहने का मतलब है नरेंद्र मोदी मेरे भी प्रधानमंत्री है, आपके भी प्रधानमंत्री है, सबके प्रधानमंत्री है। खुदा ने करे ऐसा होगा, उनको कुछ होता है जो उनको वोट नहीं देगा, क्या उनको दुख नहीं होगा? दुख तो सबको होगा। तो हुसैन की जो सुन्नी मत के लोग थे ये शिया से दुश्मनी कर ली, बोले कि शिया वाला के कारण ही तो हुसैन गया था वहां पे, और हुसैन की मृत्यु का जिम्मेवार शिया मत के लोग ही हैं। और सुन्नी वाला ने बोला कि मैं एक एक शिया वाले को निस्तनाभूत कर दूंगा, एक भी शिया वाले को नहीं छोड़ूंगा। तो पता है क्या होता है, शिया मत के लोग बोलता है कि नहीं, मेरा कोई इंटेंशनली नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि हुसैन के साथ ऐसा होगा, वो तो वार्तालाप करने के लिए गए थे, बेचारे की तो गलती नहीं है, और वो लोग ऐसा किया। लेकिन इस दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया। आफ्टर 2 इयर्स दोनों में हो गया, मतलब सूफी मत का कम्युनिटी बना, उसका दोनों के में विभेद को मतलब क्या कहते हैं मेंटेन किया गया। लेकिन उस टाइम दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया, और शिया वालों ने बोला कि मेरी वजह से ही अगर हुसैन की मृत्यु हुई है तो हम हर साल हुसैन की मृत्यु के याद में मुहर्रम मनाएंगे। या वही मुहर्रम जिसमें लोग तजिया निकालते हैं और तजिया के पीछे बोलते हैं या हुसैन या हुसैन। हाँ, शिया मत के लोग ही मनाते हैं। तो शिया मत के लोगों ने बोला कि मैं हुसैन की याद में हर साल मुहर्रम मनाऊंगा, और उस मुहर्रम में हम लोग या हुसैन का नारा लगाएंगे। और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों के लिए कि उस तजिया में मुहर्रम के दौरान हम सभी अपने आप को ही कष्ट, अपने आप को काटेंगे हुसैन की याद में, अपने आप को चोट पहुंचाएंगे, अपने आप को हर्ट पहुंचाएंगे। जी हाँ, ऐसा मुसलमान करते भी हैं। अपने यहाँ इंडिया में कम देखने को मिलता है, लेकिन जो मुस्लिम कंट्री है वहां पे तो सारे मुसलमान ये तजिया के समय
अपने आप को काटते हैं। पता है मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, उसमें तो सारे मुसलमान लाइन में लगे होते हैं और व्हाइट पहने होते हैं और ऐसे 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 काट करके पूरे ब्लड से पूरे मुंह पूरे बॉडी में ऐसे लगते हैं मुहर्रम के दिन। मेरे कहने का मतलब है कि लाखों लीटर खून बर्बाद करते हैं मुहर्रम में लोग, हुसैन के आदमी। अरे भाई हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ये जो आप करते हो ब्लड बहाते हो, अब उसको डोनेट कर दोगे ना तो कितने सारे की जान बच जाएगी। तो ये हुसैन की याद में हर साल मुहर्रम मनाते हैं। तो यही इतिहास है इस्लाम धर्मों का, यही से ये लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। और इनके बोल ही दिए अल्लाह के दूत मोहम्मद हजरत साहब हैं, जिन्होंने जो बात कह दी उन्हीं को सब मानते हैं। भारत में एक मुसलमान नहीं था 712 के पहले। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया वो जबरदस्ती सबको मुसलमान बनाया। उसी टाइम जो मुसलमान बने वो है, उसके बाद मोहम्मद गजनबी भी बनाया, मोहम्मद गोरी भी बनाया। उसके बाद तो और जब भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई, बाबर मुगल वंश की स्थापना, सॉरी गुलाम वंश तो ये सब थे कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह। जब भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है और बाबर मुगल वंश का पहला संस्थापक और पहला राजा होता है। बाबर के बेटा, हुमायूं का बेटा, अकबर का बेटा, शाहजहां का बेटा, जहांगीर का बेटा, औरंगजेब की जो हिस्ट्री चलती है उस टाइम में भी तो सर बहुत सारे मुसलमान हुए, क्योंकि मुगल वंश ही तो था, मुगलों का ही शासन था भारत में। 1526 में जब भारत पर अटैक होता है बाबर का, उस टाइम भारत पर रूल कर रहे होते इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी। तो 1526 में बाबर जब काबुल और कंधार से लौटते हैं और भारत में अटैक करते हैं और इब्राहिम लोधी का काम करके भारत में मुगल वंश का स्थापना करते हैं। इस सारी कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा और सारे कंटेंट यूट्यूब पे भी आते रहेंगे डेली बेसिस पे। आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोगों से रुखसत लेना चाहूँगा और पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से तरोताज़ा करना चाहूँगा। और आप लोगों से एक बार फिर नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको रोज़ अच्छे से कंटेंट मिलेंगे, रीजनिंग के भी क्लासेस मिलेंगे, मैथ्स के भी क्लासेस मिलेंगे, आपको टोटल क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज मेरा फेसबुक पे लाइव आने का यही मकसद था कि मैं तो सारे विषय पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ाऊंगा, सारे सब्जेक्ट को मैं कवर अप करके लेके चलूँगा ताकि मेरे बच्चों को कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए और वो अच्छे से पढ़ सकें। और इसके साथ ही आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग नोट्स के लिए टेंशन मत लें, उसके लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप नोट्स को ले सकेंगे, सारे नोट्स को ले सकेंगे, जो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, और आप जिस लेवल की तैयारी करना चाहते हो कर सकते हैं। मैं हो सकता है आज शाम में मैं लाइव आऊँ, 12th का फिजिक्स, 12th के बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया कि सर फिजिक्स पढ़ाइए, बहुत सारे कोचिंग बंद है। तो मैं सोचा कि 12th में तो बहुत सारी चीज़ पढ़ना होता है, बच्चे के पास टाइम नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो मैं लाइव क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ शाम में। हो सकता है तो मैं 12th का जो मैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आ रहा हूँ लाइव क्लासेस लेकर के। तो जो भी बच्चे 12th के हो उस टाइम आ जाएँ, और फिर रात को भी हो सके तो मैं मैट्रिक का 10th का मैथ लेकर के आ सकता हूँ इसमें भी। और मेरा भाई भी जो राजन आप लोगों को जियोग्राफी पार्ट का लेकर के आएगा, सिवाय हिस्ट्री तो मैं ही लूँगा, हिस्ट्री को छोड़ के जितने भी इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, इस सब का क्लासेस वो लेगा और बहुत ही बेहतरीन लेवल से लेगा, नो डाउट, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। जो भी कंटेंट अवेलेबल कराए जाएंगे सब रियल प्रूफ वेरी गुड रहेंगे। आप लोग क्लास कीजिए, आनंद लीजिए, मजा लीजिए, इस लॉकडाउन में पढ़िए, रात को रामायण देखिए, दिन भर रामायण देखिए, महाभारत देखिए, आनंद उठाइए, पढ़िए, बिकॉज हार्ड वर्क ही करना है। ये नहीं सोचना है कि भाई सब कोरोना है तो बस हो गया, पढ़ना है भाई, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब कान खोल के सुन लो, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और रिजल्ट देना है। ये नहीं कि लॉकडाउन में है तो हम बल्ले बल्ले कोचिंग बंद है, कुछ नहीं करना है। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सब सुनूंगा मैं, आ जाओ मेरे कोचिंग में तो पढ़ा रहा हूँ। सबको अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है, और जितना भी मैं पढ़ा चुका हूँ, चाहे वो मैं केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ, मैथ पढ़ाया हूँ, सारे को डेली रिवाइज करना है। क्योंकि जो है उसको बेस्ट करके रखो, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से बेस्ट बनाओ, उसमें डाउट नहीं आनी चाहिए, अच्छे से रट लो। इसी वजह से मैंने 10th मैट्रिक जनवरी में स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारे चीज़ खत्म करा चुका हूँ मैं 10th का। लेकिन डोंट वरी, सोचने की टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरे कोचिंग में तो 4 महीने के अंदर पूरा 10th खत्म कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 टीचर भी तो हैं, 7 घंटे पढ़ाई भी तो होती है, तो सो टेंशन नहीं लेनी है। सारे सब्जेक्ट हम लोग आएंगे लाइव, डोंट वरी। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। बाय, लव यू और बाय, गुड नाइट।